students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about adulthood. तो यहाँ पर adulthood के बारे में पढ़ते हैं. adulthood क्या होता है? It is a period in the human lifespan in which physical and intellectual maturity has been attained. जिसमें हम फिजिकल और इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी को अटेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एडल्टहुड बोलते हैं. जब मैंने आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई थी उसमें सबसे पहले हमने इन्फेंट्स पढ़ा था, देन यहाँ पे एडोलेसेंट पढ़ा था, देन यहाँ पे एडल्टहुड स्टेज पढ़ी थी. तो एडल्टहुड स्टेज कौन सी थी? एक ऐसी स्टेज इन विच फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी हैज़ बीन अटेन्ड, जिसमें हम फिजिकल और इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी की बात करते हैं. तो ये कब से स्टार्ट होती है? एडल्टहुड इज कॉमनली थॉट एज अ बिगनिंग ऑफ और 21 ईयर्स से स्टार्ट होती है ये. मिडल एज कमेंसिंग एट अबाउट 40 ईयर्स ऑफ एज फॉलोड बाय ओल्ड एज एंड 80 ईयर्स, तो 60 ईयर्स. इसके बाद कौन सी स्टेज आती है? ओल्ड एज स्टेज आती है. अब इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है एडल्टहुड की? एडल्टहुड को आप क्या बोलते हो? गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ भी यहाँ पर बोला जाता है. ये एक स्टेबल स्टेज है. इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फिजिकल डेवलपमेंट इन अडल्टहुड. सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है एडल्टहुड में? जब भी हम अर्ली अडल्टहुड पे पहुंचते हैं तो हमारी फिजिकल मैचुरेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है. जैसे हमारी हाइट वेट इंक्रीज होता रहता है, ठीक है. एडल्टहुड के साथ साथ हमारा हाइट वेट भी इंक्रीज होता है. हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ जो है, मसल स्ट्रेंथ, रिएक्शन टाइम, सेंसरी एबिलिटीज़ या फिर यहाँ पर जो कार्डियक फंक्शन है, ये सारे यहाँ पर क्या इंप्रूव होता रहता है. वो तो था फिजिकल डेवलपमेंट की. अब मैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर बात करूँ एडल्टहुड में, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी यहाँ पर जैसे एज द ब्रेन स्टार्टिंग मेच्योरिंग, जैसे जैसे ब्रेन मेच्योर होना स्टार्ट होता है तो ये कॉग्निटिव चेंजेस भी यहाँ पर आने लगते हैं. अब ये जो कॉग्निटिव चेंजेस है वो कैसे आते हैं कि कॉग्निटिव चेंजेस में हमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे यहाँ पे रियलिस्टिक थिंकिंग होने लगती है, हम यहाँ पर अपनी रियल थिंकिंग के बारे में आ जाते हैं. यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग अवेयर हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है, हम अपने बिहेवियर को कैसे डेवलप कर पा रहे हैं, कैसे हम रियल थिंकिंग कर पा रहे हैं, कैसे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है. तो हम यहाँ पे अपने आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट्स को देखने लगते हैं फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, और इसमें सीखते रहते हैं कि हमारा क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है. थर्ड, यहाँ पे रिलेशनशिप एंड फैमिलीज इन एडल्टहुड. क्या क्या चेंजेस आते हैं रिलेशनशिप और फैमिलीज में? पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें देखा जाता है. अगर यहाँ पर कुछ अच्छा वेलबींग है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप रहेगा. अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है. तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव रहेंगे अपनी लाइफ में तो हमारा एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होएगा. वाइल अगर हम वहाँ पे नेगेटिव बिहेव करेंगे तो हमारा जो फैमिली के साथ रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा. यहाँ पर इस स्टेज पे क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बिल्ड होने लगते हैं. ये एक स्ट्रॉन्ग डीप और क्लोज एसोसिएशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग क्या है यहाँ पर अपना रिलेशनशिप जो है, चाहे वो विद फैमिली हो चाहे वो फ्रेंड्स हो, तो वो कैसे अपना बिल्डअप यहाँ पर करते हैं. अब जैसे धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट होने लगता है, ऐसे ही कुछ रिलेशनशिप क्या चेंज होते हैं, वो ग्रो करते हैं, या तो वो इम्प्रूव करते हैं या फिर वो डिसिपेट करते हैं, राइट. अब यहाँ पर जो एसोसिएशन होता है दोनों के बीच में वो किस में होता है? लव, सॉलिडारिटी, बिजनेस, और जो भी यहाँ पे कंटेक्स्ट जिसमें जो लोग हैं वो इंटरैक्ट करते हैं. अब यहाँ पे चेंजिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अर्ली एंड मिडल एडल्टहुड. हमारे पास क्या क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है अर्ली और मिडल एडल्टहुड में? यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपकी बायोलॉजिकल ग्रोथ नहीं, जबकि हम कैसे इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, हमारा ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट भी कैसे होता है उसके बारे में भी हम यहाँ बात करते हैं. तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ रोल्स है. जैसे फर्स्ट यहाँ पे अर्ली एडल्टहुड में, अर्ली एडल्टहुड क्या है, हमारे पास बहुत ज़्यादा बिजी टाइम होता है. ये इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ स्टेज फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पर क्या है, अर्ली एडल्टहुड कौन सा पीरियड आता है? जब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं. मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ एक ट्रांजिशन आता है जब हम क्या रहते हैं, पहले यहाँ पे हमारे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन एज वी ग्रो, एज द अडल्टहुड इज अटेन्ड, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है वो बढ़ती रहती है. हमारे नए नए रोल्स जो है हम उनको आइडेंटिफाई करने लगते हैं,
ठीक है। यहाँ पर हम एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप को, एडजस्टमेंट को, हम ये लर्न करते हैं कि हम अपने हाउस होल्ड को कैसे मैनेज करें, अपनी फैमिली के लिए कैसे बजट प्रिपेयर करें, अपने घर को कैसे मैनेज करें, ठीक है। यहाँ पर घर को मैनेज करने के साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर और भी जैसे हम जब एडल्टहुड आता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साथ साथ हम कम टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर टाइम को, जो अब टाइम है हमारा, वो हम पहले जब हम इन एडोलेसेंट एज में होते तो यहाँ पे हम अपना सारा टाइम किसको देते हैं, अपने फ्रेंड्स को देते हैं, ज़्यादा अपना टाइम फ्रेंड्स में स्पेंड करते हैं। बट जैसे हम मूव करते हैं एडोलेसेंट एडल्टहुड एज में, एडोलेसेंट से एडल्टहुड एज में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेंज होती रहती है। अब क्या है, यहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने की वजह से हम फ्रेंड्स में जो कम टाइम स्पेंड करना कम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सारी बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, हमें इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है लाइफ में वो लेने चाहिए, ताकि हमारा एक अच्छे पॉजिटिव लाइफ हो और हमारा सोशल बिहेवियर, हमारा सोशल इंटरेक्शन भी कैसा हो, पॉजिटिव हो। नेक्स्ट यहाँ पे मिडल एडल्टहुड की अगर मैं बात करूँ तो मिडल एडल्टहुड में क्या होता है, यहाँ पे हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, फैमिली में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पर लोग क्या है, दे ट्राई टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। यहाँ पे क्या है, लोग जो है कैसे मेंटेन अपना एक एस्टेब्लिश करते हैं, एक मेंटेन करते हैं इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को, ठीक है। अब इसमें क्या है, कैसे एडजस्ट करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी लाइफ को कैसे कंफर्टेबल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कुछ सोशल और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती है, जिसमें हमारी जो लीजर एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती है, उनकी हम ज़्यादा केयर नहीं कर पाते एज वी बिकम द रिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमारे पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर मिडल एडल्टहुड में क्या होता है, ये बच्चों को ग्रो करने में हेल्प करती है, ठीक है, जो कि हम जैसे सोशल इंटरैक्ट करते हैं, तो सोशल इंटरैक्ट से हम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है ओल्ड एज। वो था एडल्टहुड, जिसमें हमने 3 एडल्टहुड की बात की थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओल्ड एज। ओल्ड एज को हम सेनिसेंस पीरियड बोलते हैं। सेनिसेंस पीरियड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या है, इट इज़ फ्रीक्वेंटली डिफाइंड एज 60 और 65 ईयर ऑफ एज और ओल्डर। ओल्ड एज कब आती है, 60 और 65 एज की जब हो जाते हैं तब ये ओल्ड एज यहाँ पर आती है। इसको सेनिसेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनएक्टिव स्टेज बननी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म हो जाती है, हम अपना काम कर चुके होते हैं लाइफ में, अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को हमने फुलफिल कर लिया होता है। अब इसलिए इसको सेनिसेंस हम यहाँ पे बोलते हैं। जैसे हम प्लांट्स के लिए बोलते हैं सेनिसेंस, इट इज़ अ इनएक्टिव स्टेज, ऐसे इन द केस ऑफ ओल्ड एज ये भी क्या है, एक सेनिसेंस स्टेज होता है, ठीक है। ड्यू टू बेटर लिविंग कंडीशन, हेल्थ केयर, मोस्ट मैन एंड वुमेन टुडे डू नॉट शो द मेंटल एंड फिजिकल साइन ऑफ एजिंग। यहाँ पर क्या है, काफ़ी बार अब मेंटल एज साइन नहीं दिखता, क्योंकि सब अपने आप को क्या करते हैं, एक हेल्दी, एक क्वालिटी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में रखते हैं, एक हाइजीन कंडीशन में रखते हैं, ठीक है। ओल्ड एज क्या है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन का पीरियड, जिसमें बहुत सारे क्या है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी क्या है, यहाँ पर चेंज होते रहते हैं ड्यूरिंग द एजिंग। यहाँ पे अनफेवरेबल एटीट्यूड आने लगता है हमारे लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डिक्लाइन फेस में काफ़ी बार क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खत्म हो जाती है, तो इसलिए बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। बॉडी में चेंजेस आने के साथ साथ भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पीपल की एज क्या है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आने लग जाते हैं, उनका हेरिडिटी एंडोमेंट डिफरेंट, उनका इकोनॉमिक स्टेटस होता है डिफरेंट, सबका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ पर क्या है, जनरली फिजिकल चेंजेस जनरली देखने को मिलते हैं और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में विद द एजिंग। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, सबसे पहला बोन क्या है, लेस डेंस हो जाती है, ठीक है। बोन क्या है, कम डेंस हो जाती है। यहाँ पे बोन डेंसिटी लॉस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियो
ओस्टोपीनिया, ओस्टोपीनिया क्या है, जहाँ पे हमारी बोन्स है वो कम डेंस होने लगती है, हमारी बोन की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है फ्रैक्चर हो गया, जैसे हम ओल्ड एज के होते हैं तो यहाँ पर क्या है कैल्शियम का लॉस होने लगता है, कैल्शियम लॉस होने की वजह से बोन की डेंसिटी जो है वो क्या है कमजोर हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं। ऑस्टियोपीनिया का मतलब क्या है, जब यहाँ पे बोन डेंसिटी मॉडरेट अमाउंट में खत्म होती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में बिल्कुल कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे मॉडरेट लॉस नहीं होता, बहुत हैवी लॉस होता है बोन डेंसिटी का। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ बोन जो है वीक होना स्टार्ट हो जाती है और वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए ओल्ड एज में अगर हल्की सी भी लगती है तो वो फ्रैक्चर आ जाता है। ठीक है, वुमेन में क्या है लॉस ऑफ बोन डेंसिटी ज्यादा होता है आफ्टर मेनोपॉज, क्योंकि यहाँ पे कम एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद क्या है बोन्स जो है कम डेंस हो जाती है, क्योंकि उसमें कम कैल्शियम होता है, और कैल्शियम डिक्रीज होने की वजह से बॉडी कैल्शियम ना तो एब्जॉर्ब कर पाती है ना वो बना पाती है। ठीक है, ऑल्सो कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी का लेवल भी क्या है डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है हमारा कैल्शियम लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और बोन्स जो है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू जो है वो लूज पड़ जाते हैं, और लूज टिश्यू की वजह से उसमें फ्लूइड लॉस हो जाता है, और यहाँ पर थिन होने लगते हैं टिश्यूज, एंड स्पाइन जो है वो शॉर्टर होने लगती है। कार्टिलेज भी थिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वियर टियर होने लगता है, और ओल्ड पीपल क्या है दे बिकम शॉर्टर, उनकी हाइट जो है वो कम दिखने लग जाती है। आपने देखा होगा काफी केस में जो बूढ़े लोग हैं उनकी हाइट जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे देयर इज अ लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, जहाँ पे बोन की डेंसिटी खत्म होती रहती है। ठीक है, टिश्यू में लॉस होने लगता है, कार्टिलेजेस खत्म होने लगते हैं, तो कार्टिलेज की खत्म होने की वजह से इंजरी होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस का भी यहाँ पर खतरा रहता है। ठीक है, जहाँ पे अर्थराइटिस जो है वो बन जाता है। तो ये क्या है कॉमन डिसऑर्डर है। आईज में क्या क्या चेंज आते हैं, लेंस स्टिफ हो जाता है, ठीक है, फोकस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा डिम लाइट में नहीं दिखता है, प्यूपिल जो है आई में वो कम रिएक्ट करता है चेंज इन लाइट, उनको लाइट सेंसेशन जो है वो नहीं फील होती है, लाइट जो है उसको ज्यादा नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। लेंस येलो हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है कलर में, क्योंकि आईज में क्या है जैसे कैटरैक्ट डेवलप हो जाता है ओल्ड एज में, तो ये सारा ड्यू टू आपका आई डिसऑर्डर से, आई में जो जो चेंजेस आते हैं। नर्व सेल डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, आईज जो है कम फ्लूइड बनाती है, जिसकी वजह से आईज जो है ड्राई लगती है, कम फ्लूइड निकल रहा है आईज में से, तो आईज क्या हो जाएगी ड्राई हो जाएगी। तो ये एजिंग के सारे साइन है। ईयर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पर नॉइस एक्सपोजर की वजह से, जैसे बूढ़े होते रहते हो तो ईयर की जो सुनने की जो क्षमता है, जो हियरिंग कैपेबिलिटीज है, जो हियरिंग एबिलिटीज है, वो सारी कम होने यहाँ पर लगती हैं। नेक्स्ट, हियरिंग जो है हाई पिच साउंड वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एज रिलेटेड ऐसे बहुत सारे हियरिंग लॉस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोक्यूसिस। प्रेस बायोक्यूसिस का मतलब है जब यहाँ पर हम हाई पिच साउंड को नहीं टॉलरेट कर पाते हैं तो ये ईयर में चेंजेस आते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेस बायोक्यूसिस। इसमें क्या है वर्ड्स को हम इजिली नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है प्रेस बायोक्यूसिस स्टेज में हम प्रॉपर सुन नहीं पाते, हियरिंग लॉस हो जाता है, और हियरिंग लॉस की वजह से क्या है हम यहाँ पर अच्छे तरीके से बिहेव भी नहीं कर पाते, हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी यहाँ पर आता है। काफ़ी सारे बूढ़े लोग हैं जिनको सुनने में क्या है तकलीफ आती है, वो सुन नहीं पाते, तो ये सारे ईयर में चेंजेस आते हैं। अगर मैं माउथ और नोज चेंजेस की बात करूं तो जैसे जैसे पीपल बूढ़े होते रहते हैं उनके टेस्ट बड डिक्रीज हो जाते हैं, है ना, आपने सुना होगा कि टेस्ट बड क्या है उनके खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। टेस्ट बड डिक्रीज होते हैं, टेस्ट बड का नंबर, उनकी सेंसिटिविटी भी कम होती रहती है, तो इससे क्या होगा उनको टेस्ट बड्स के ज़्यादा पता नहीं चलता है। स्मेल करने की एबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है खत्म हो जाती है। ठीक है, एबिलिटी टू स्मेल यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नोज जो है थिन होती है, ड्राई हो जाती है, और उसकी वजह से वो कुछ भी स्मेल स्मेल जो उनको नहीं आती है। तो यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स में, ठीक है, प्लस नोज में भी ये सारे जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि धीरे धीरे कम होते रहते हैं। चेंजेस जो होते हैं कम होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपकी एज पे, और डिपेंड इट वेरी फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। दूसरा, माउथ जो है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कम सलाइवा यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ड्राई माउथ की वजह से क्या है वो
फूड को टेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे पीपल की एज बढ़ती रहती है, गम्स जो है वो भी वीक पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उनके टीथ में क्या है, ज़्यादातर बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनेमल में भी वियर टियर हो जाता है, इनेमल भी वीक पड़ जाता है टीथ में, जिसकी वजह से वो जो माउथ है वो कैसा रहता है, ड्राई रहता है, और यहाँ पे डेंटल कैरीज जो है, डेंटल कैविटीज जो है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट, स्किन में क्या चेंजेस आते हैं, एज यू बिकम ओल्ड स्किन धीरे धीरे थिन होना स्टार्ट हो जाती है, कम इलास्टिक होती है, ड्राई होती है, उस पर रिंकल पड़ना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन जो है पार्शली चेंज होता है क्योंकि कोलेजन जो है उसमें टफ फिब्रस टिश्यू जो आपकी स्किन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो स्किन जो है कम फ्लेक्सिबल है, बहुत जल्दी टीयर अप हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो वो जल्दी टीयर अप हो जाएगी। तो उसके अलावा जो स्किन में फैट रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, नीचे थिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्किन टीयर हो गई। जैसे स्किन टीयर होगी वैसे ही फैट जो है स्किन में वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, जो कि आपकी, और फैट क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जब फैट ही खत्म हो गया तो स्किन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और स्किन क्या है, वहां पर फट जाएगी। दूसरा, जो फैट है वो क्या है, बॉडी हीट को भी कंजर्व करके रखता है। जो फैट की लेयर ही नहीं होगी तो स्किन क्या है, यहाँ पर पूरी टूट जाएगी। नर्व एंडिंग्स जो है स्किन में वो खत्म हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। लोग जो है कम सेंसिटिव होते हैं पेन, टेम्परेचर, प्रेशर के लिए, और इंजरी ज़्यादा होती है क्योंकि स्किन क्या है, लूज पड़नी स्टार्ट हो गई। जैसे स्किन लूज पड़नी स्टार्ट होगी तो यहाँ पर जो इंजरी के चांसेस है वो यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, ब्रेन और नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे जैसे सेल खत्म होते हैं तो नए कनेक्शन बनते रहते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो भी डिक्लाइन होने लगता है। कुछ ऐसे नर्व सेल्स हैं जिनमें यहाँ पर क्या है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, नर्व सेल्स जो है वीक पड़ना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप बोलते हो रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी का मतलब क्या है, जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो भी कम प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है, कुछ इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे डिक्रीज होने लगते हैं। नर्व सेल्स का जो है वो नर्व सेल्स में लॉस होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ पर खत्म होने लगते हैं। ब्लड फ्लो भी खत्म हो जाता है ब्रेन में, ठीक है, और ये इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर ओवरऑल जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे भूलने की शक्ति जो है, भूल जाते हैं लोग ओल्ड एज में जल्दी, तो वो इसलिए है क्योंकि जो ब्रेन डेवलपमेंट है इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। नर्व सेल्स जो वो भी इनकम्प्लीटली यहाँ पर रिपेयर नहीं हो पाते हैं, अगर डैमेज हो जाते हैं तो ओवरऑल क्या है, सब कुछ वीक पड़ जाता है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स की बात करूँ तो हार्ट और ब्लड वेसल्स जो है वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ट जो है उसमें ब्लड पंपिंग है स्लो हो जाती है। आर्टरी स्टिफ होने की वजह से वो कम एक्सपेंड कर पाती है और ब्लड पंपिंग यहाँ पर वीक हो जाती है। तो इसलिए ओल्ड एज में आपने देखा होगा बीपी जो है जनरली हाई रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और इलनेस। एक्सरसाइज और इलनेस में क्या है, यहाँ पर हार्ट, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे जो हार्ट है वो पंप करना कम करता है, ठीक है, पंप कम करता है। तो पंपिंग कम होने की वजह से क्या है, ब्लड में प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिजीज है उसके चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। लंग्स और मसल्स में क्या आता है चेंजेस, यहाँ पर कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पे लंग्स क्या होंगे, कम इलास्टिक हो जाएंगे। हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ पे ब्रीदिंग करना, जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहाँ पर हम ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे ही ब्रीदिंग जो है वो कम होने लगती है। लंग्स में क्या है, यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंग्स की मसल्स जो है वो भी वीक हो जाती है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। कफ जनरली यहाँ पे ज़्यादा रहता है, जो कि लंग्स को क्या बनाता है, एकदम वीक बनाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में कम इफेक्ट रहता है एजिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो अब सारी मसल्स क्या हो गई, कम इलास्टिक हो गई, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम आती है, डाइजेशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाता। डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसमें लैक्टोज कम प्रोड्यूस होता है। लैक्टोज क्या है, जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे लैक्टेज कम प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है, वीक हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर जो बूढ़े लोग हैं उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की यहाँ पे डिजीज भी हो सकती है। लीवर जो है कम एक्टिव रहता है, मसल्स जो है वो कम उसकी एक्टिव रहती है। दूसरी, किडनी और यूरिनरी ट्रैक में क्या है, किडनी जो है वो कम, उसके सेल्स, जब किडनी के नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज हो जाते हैं तो किडनी भी यहाँ पे श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है, सेल जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। किडनी में जो है कम ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, क्योंकि किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती। जैसे जैसे ईयर पास होता है वैसे ही किडनी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर पाती है, वो ज़्यादा
वाटर को एक्सक्रीट करती है, सॉल्ट को कम एक्सक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। ना कुछ चेंजेस है जो यूरिनरी ट्रैक में होता है, जैसे यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी मसल्स जो है वो वीक पड़ जाती है, तो ज़्यादा हम यूरिन को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर जो हम वॉल्यूम यूरिन का होल्ड करके रखते हैं वो भी जनरली यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। ब्लड जो ब्लैडर मसल्स है वो वीक पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यूरिन जो है यहाँ पर ईजिली आपका जो है पास आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। ओवरऑल यहाँ पे जो ब्लैडर है वो यहाँ पर वीक पड़ जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ता है, एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ आपके जो हार्मोन लेवल जो जनरेट होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन लेवल डिक्रीज होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे जो मसल मास है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एल्डोस्टेरोन लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिहाइड्रेशन यहाँ पर रहता है। इंसुलिन जो है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन भी यहाँ पर कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो शुगर को मूव नहीं होने देता जहाँ पर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या है, सारी चीज़ें डिक्रीज होती रहती है। इम्यून सिस्टम भी क्या है, यहाँ पर वीक पड़ जाता है, इम्यून सिस्टम स्लोली काम करता है, और इम्यून सिस्टम क्या है, जब स्लोली काम करेगा तो वो फॉरेन सब्सटेंस को, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। साइकोलॉजिकल चेंजेस और कैसे होते हैं इम्यून सिस्टम में, क्योंकि जो एल्डर पीपल हैं उनमें क्या है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। साइकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हेल्थ स्ट्रेस, रिटायरमेंट, रेस्टलेसनेस, फियर ऑफ बीइंग लोनली, एंग्जाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एनर्जी, ये सारे क्या है आपको सिम्टम्स जनरली देखने को मिलते हैं। अब हम इनकी केयर कैसे करते हैं, ओल्ड एज में हमें कैसे केयर करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सबसे पहले समझना चाहिए, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहिए। तब उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम इंक्रीज करेंगे तभी वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, हम उनकी प्रॉब्लम को कॉप अप करने के लिए हमें उनमें स्किल्स जो है वो डेवलप करनी चाहिए। अगर वो अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उनको नई नई स्किल्स डेवलप करोगे तो वो बहुत सब कुछ लाइफ में सीखेंगे। ठीक है। उनको स्टोरीज की फॉर्म में समझाना चाहिए उनको यहाँ पे ताकि उनमें कॉन्फिडेंस एक बिल्ड हो। ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड एज में जो है वो कौन कौन से चेंजेस आते हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया है, और यहाँ पे साथ साथ अडल्टहुड के बारे में डिस्कस किया है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आगे आने वाले इसमें यूनिट में हम आपको और नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। एग्जाम आपका नज़दीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।